नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की बहुत ही अच्छी पारिवारिक कहानी। सही कहते हैं लोग, वक्त से डर कर रहना चाहिए। आज पवन ऑफिस से जल्दी घर आ गया और आते ही पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे भाई अल्पना कहाँ हो। बाहर से आते ही पवन पत्नी को बार बार आवाज़ देने लगा। छत पर कपड़े सुखाती अल्पना पति की आवाज़ सुनकर जल्दी से नीचे दौड़कर आई। आप आ गए, चाय बना कर लाऊं? तौलिए से हाथ पहुँचते हुए बोली। चाय नहीं पीनी, मैं भैया भाभी को मिलने जा रहा हूँ। तुम्हें चलना है क्या मेरे साथ? पत्नी की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखते हुए पवन बोला, नहीं आप ही जाइए, मुझे नहीं जाना। आजकल तो आपके भाई भाभी के ही जिधर देखो चर्चे हैं। दिन क्या बदले, मिजाज भी दोनों के खूब बदल गए। कल ही मुझे भाभी की पड़ोसन उनकी प्यारी सहेली कीर्ति मिली थी। बस भाभी की ही बातें किए जा रही थी। रास्ते में पकड़कर बोली, अल्पना तेरी जेठानी के तो बिल्कुल रंग ढंग बदल गए हैं। कल मैं दही जामन लेने पता नहीं कैसे पहुंच गई रितेश के घर। उसे तो अच्छा नहीं लगा मेरा आना। चाय पानी तो दूर, ठीक ढंग से बैठने को भी नहीं कहा। नौकरानी को जामुन बोलकर खुद फ़ोन में ही घुसी रही। घर का तो पूरा नक्शा ही बदल गया। एक से एक कीमती सामान भरा पड़ा है। यकीन नहीं आ रहा कि ये वही मेरी सहेली जो गली में बैठकर मेरे साथ मटर मेथी साफ करती थी। मेरे घर की एक कटोरी साग दाल सब्जी भी उसके लिए एक वक्त का काम निकाल देती थी, और आज रसोई घर भरा पड़ा है मगर एक कप चाय नहीं पूछा। दिल छोटा हो गया। वक्त वक्त की बात है, न जाने और भी क्या क्या बता रही थी। पति के नज़दीक बैठते हुए अल्पना बोली, वैसे आप मिलने ही जा रहे हैं या कोई काम भी है? तुमने सही सुना अल्पना, थोड़ा गंभीर सुर में पवन बोला। कल किशन चाचा मिले थे, वो भी बता रहे थे कि अब तुम्हारा भाई रितेश पहले जैसा नहीं रहा। भैया के साथ ही उनकी दुकान है, इसलिए उनसे ही पता चला कि भैया ने अपनी मनियारी का सारा सामान तकरीबन बेच दिया है। अब दुकान बेचने का भी सोच रहे हैं। मैं सोच रहा था कि क्यों ना उस दुकान को मैं हमारे बेटे हर्षित के लिए खरीद लूं। बड़ा भाई भतीजे के लिए बहुत मोल भाव तो नहीं करेंगे। जब भैया को वैभव के लिए पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे जितना बन पाया था मैंने दिया। भले ही उन्होंने वो सारा लौटा दिया, लेकिन वक्त पर मदद तो की। ऐसे ही धीरे धीरे मैं भी लौटा दूंगा। बस इसी सिलसिले में बात करने जा रहा था। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। अभी पवन ने अपनी स्कूटी चलानी शुरू ही की थी कि अल्पना भाग कर अंदर से आई। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। अब क्यों? पति ने पूछा तो हंसकर बोली, मैं भी तो देखूं क्या क्या तब्दीली आई हैं उस घर में। बस 5 मिनट में तैयार होकर आ रही हूँ। घंटे भर की दूरी पर ही बड़े भाई का घर था। पति के पीछे बैठी अल्पना देखते ही देखते पुराने दिनों में चली गई। महीना से ऊपर मिले समय हो जाता था तो भैया भाभी खुद मिलने चले आते थे। वैभव भैया भाभी की इकलौती औलाद, पढ़ाई ही में नहीं संस्कारों में भी हीरा। बहुत ही होनहार और समझदार बच्चा। माँ बाप की हर उम्मीद पर खरा उतरा। डॉक्टर बनने की उसकी तमन्ना भैया भाभी ने अपना सब कुछ लौटाकर पूरी की। जैसे ही उसका कॉलेज शुरू हुआ, भैया का मनियारी की दुकान का व्यापार मंदी में जाने लगा। भाभी ने अपने गहने बेचकर उधारों पर पैसा उठाकर बेटे को पढ़ाया। पढ़ाई पूरी करते ही विदेश चला गया। वहाँ कमाने लगा और माँ बाप के सब पैसे के संकट दूर कर दिए। सुना है खूब पैसा भेजता है। वो माता पिता जिन्होंने उसे एक अच्छी परवरिश देकर इस काबिल बनाया, आज कुछ 4 पैसे हाथ में आते ही दुनिया को उसकी औकात दिखाने लग गए हैं। एक झटके में स्कूटी घर के सामने रुकी तो अल्पना ख्यालों से बाहर निकल आई। पवन ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नी ने हाथ पकड़कर डोर बेल पर रख दिया। देख नहीं रहे कितनी आधुनिक तकनीक की घंटी लगी है? पवन पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। घंटी बजते ही भाभी की आवाज़ साफ सुनाई दी, अरे पुष्पा कहाँ हो, जरा देख तो कौन आया है। दरवाज़ा खोलते ही पुष्पा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई। अरे ये तो चाचा चाची हैं। कितने दिनों में आई हो चाची, कैसी हैं? पुष्पा, अल्पना ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा। मैं अच्छी हूँ चाची, पुष्पा हंसते हुए बोली। दोनों ने सामने बैठी भाभी के चरण स्पर्श किए और वहीं पास में ही बैठ गए। अल्पना नज़रें घुमाकर सारा घर देखने लगी। उसकी आंखें शान शौकत देखकर चकाचौंध हो रही थी। जिस घर में गिनती का सामान था वहाँ कीमती वस्तुओं की भरमार थी। बढ़िया फर्नीचर, दीवार पर टंगा स्मार्ट टीवी, लंबा सा फ्रिज, सब तरफ मार्बल का काम, हाथ में महंगे स्मार्टफोन। अल्पना के लिए सब कुछ बहुत हैरान करने वाला था। क्या देख रही हो छोटी?
भाभी आंखें मटकाकर पूछने लगी, वाह भाभी, वैभव ने तो घर की काया ही पलट दी। बहुत खुशी हुई देखकर, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। अल्पना ने जैसे सच्चे मन से दुआएं दी। अच्छा, क्या लोगी भाभी, फ्रिज खोलकर पूछने लगी। फ्रिज तरह तरह के पेय पदार्थों, फलों से भरा पड़ा था। अल्पना सोचने लगी, भाभी के छोटे से पुराने फ्रिज में पानी की बोतलों के अलावा कभी कुछ और नजर आया ही नहीं। और आज, वाह भाभी, आप कब से ये सब ठंडे पीने लगी? पवन ने कहा, मुझे ना जमते ये सब। वैभव ने जब हमारा क्लब शुरू करवाया है तब से बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना हो गया है, आना जाना लगा रहता है, रखना पड़ता है यह सब घर में। अल्पना बोली, अच्छा तो ये बात है। नहीं भाभी, ठंडे वंडे रहने दो, चाय ही पी लेंगे। तभी रितेश भैया भी आ गए, महंगे वाले फ़ोन से किसी से बात करते हुए। उनकी बात खत्म होते ही दोनों ने बढ़कर भैया को प्रणाम किया। कैसे हैं भैया, पूछकर पवन ने भैया की तरफ अपनी कुर्सी खींच ली। भैया बोले, कैसे दिख रहे हैं हम? मज़े से हैं। जिसका बेटा वैभव जैसा हो वहाँ किसी बात की कमी हो भी नहीं सकती। पवन ने कहा, हाँ भैया, सही कह रहे हैं आप। सच में ये सब सुख सुविधा आराम देखकर बहुत अच्छा लगा। भैया बोले, तुम सुनाओ, हर्षित कुछ कर रहा है या नहीं, या यूं ही दोस्तों की मटर गश्ती में वक्त बर्बाद कर रहा है? उसे कहो सीखे कुछ अपने वैभव भाई से, अब उसे भी पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। पवन बोला, नहीं भैया, हर्षित का भले ही पढ़ने में दिमाग नहीं चला, मगर संस्कारों में वो वैभव से कम नहीं। उसी के सिलसिले में आपसे बात करने आया था। मैंने सुना आप दुकान का सौदा कर रहे हैं। मैं सोच रहा था हर्षित के लिए उसे खरीद लूं। वो गिफ्ट शॉप खोलना चाहता है भैया। हाँ भाई, बिल्कुल बेचना चाहते हैं, पैसे हैं तो खरीद लो। 50 लाख दाम है भैया, अभी तो मेरे पास 10 लाख हैं, धीरे धीरे करके चुका दूंगा। पवन थोड़े दबे लहजे में बोला। भैया बोले, देखो भाई, तुम्हारे लिए 5 लाख कम कर दूंगा, लेकिन पैसे एक साथ चाहिए। वैभव के घर खरीदते ही हम विदेश चले जाएंगे, फिर मैं कहाँ तुम्हारे पीछे भागता फिरूंगा। पैसों का इंतज़ाम हो तो आ जाना, ये मेरे आखिरी फैसला है। भैया के खुशकी भरे बर्ताव ने पति पत्नी को वहाँ से उठने के लिए विवश कर दिया। वो तुरंत वहाँ से उठकर चल दिए। बाहर अभी वो स्कूटी पर निकलने ही वाले थे कि किसी ने जोर से अल्पना को आवाज़ दी। अल्पना ने घूमकर देखा तो संगीता हाथ के इशारे से बुला रही थी। अल्पना वहां गई तो देखा गली की सभी महिलाओं का समूह बैठा था। तभी संगीता बोली, मैं लाई अपनी घमंडी जेठानी से, देखे उसके तेवर। दूसरी बोली, कल मेरे ससुर की तबीयत खराब हुई तो गाड़ी की मदद मांगी तो अपना ड्राइवर यह कहकर भगा दिया कि गाड़ी में तकनीकी खराबी है। तीसरी बोली, पिछले हफ्ते त्रिपाठी जी की बेटी की शादी में जा रहे थे, हमने कहा हमें भी ले जाओ साथ, तो बोली नहीं, तुम्हारे साथ हम वहाँ लटक जाएंगे। सामने से इनकार करके चली गई। एक के बाद एक भाभी की शिकायत करती गई। यकीन नहीं आता, यह वही किरण जो कभी घुल मिलकर हमारे साथ बैठती थी। सच में पैसे में बड़ा नशा है, कहकर सारी हंसने लगी। उदास मन से पवन और अल्पना बिना चाय पिए घर वापस आ गए। फिर 2 महीने के बाद भैया का फ़ोन आया, पवन, वैभव ने घर ले लिया है और वो हमें विदेश बुला रहा है। हम लोग वीज़ा एम्बेसी के काम से 3-4 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तुम आकर चाबी ले जाओ। सुनते ही पवन बोला, भैया वहीं पड़ोस में ही किसी को दे जाइए, हम तो वैसे भी बहुत दूर हैं घर से। पहले और बात थी, अब घर में बहुत कीमती सामान है, तुम शाम को आकर चाबी ले जाओ। भैया ने हुक्म जारी किया। 4 दिन के बाद भैया का दिल्ली से फ़ोन आया। स्वर में बहुत दर्द और उदासी थी, गला रुंधा हुआ था। पवन, सब खत्म हो गया मेरे भाई, कहकर भैया जोर जोर से रो पड़े। पवन भी घबरा गया और हैरानी चिंता से पूछने लगा, क्या हुआ भैया? डॉक्टरी जांच के दौरान पता चला है कि तुम्हारी भाभी को बहुत बड़ी बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर है। ट्यूमर आखिरी चरण का है, ज़्यादा समय नहीं है उसके पास। इलाज के लिए 1 महीना मुंबई में रहेंगे। वैभव ने सब बंदोबस्त कर दिए हैं। चल, फिर तुझे बाद में फ़ोन करूँगा। खबर सुनते ही दोनों पति पत्नी गम में डूब गए। 1 महीने बाद भाई का फ़ोन आया, घर साफ करवा देना, हम कल आ रहे हैं। अल्पना ने पुष्पा को बुलाया और घर साफ करने में जुट गई। सब तरफ धूल धक्कड़ था, फ्रिज में भयंकर बदबू थी। भाभी ने दूध दही तक भी पुष्पा को देना जरूरी नहीं समझा। बेडरूम में विदेश जाने की अटैचियाँ तैयार थी, जिसे देखकर अल्पना भाव विवल हो गई। अगले दिन भैया भाभी आ गए। भाभी के सब बाल जा चुके थे इलाज के दौरान। भैया ने जब बताया कि किरण के पास 4 महीने से ज़्यादा का समय नहीं है, यह सुनते ही अल्पना रो पड़ी। भाभी को बड़े प्यार से बिस्तर पर लेटाया तो भाभी ने अल्पना का हाथ पकड़ लिया। आंखों में दर्द, सामने जिंदगी का कड़वा सच था।
हाथ पकड़ते ही भाभी बोली, ये क्या हो गया छोटी, हम तो विदेश जाने की तैयारी में गए थे। सोचा था बेटे के पास जाएंगे, दुनिया घूमेंगे। ये वक्त ने हमें कहाँ लाकर पटक दिया। जिंदगी के सुखों में मैं डूबी, देख ही नहीं पाई कि मौत आकर मेरे इतनी करीब खड़ी है। धन के नशे ने मेरे दिमाग को 7वें आसमान पर बिठा दिया। जिन अपनों ने सदा साथ निभाया उन्हें ही तुच्छ समझने लगी। बात करने का सलीका अदब सब भूल गई। छोटी शान के पीछे भागने लगी। लेकिन वक्त ने ऐसा तमाचा मारा, सब अंदर से ढह गया। वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। जो किस्मत में लिखा कर आए हैं होता वही है। हम सब वक्त के हाथ के मोहरे हैं। वो चाले चलता है और हम बेबस बुत बने देखते रह जाते हैं। सही कहते हैं लोग, वक्त से डर कर रहना चाहिए। बेटे को अच्छे संस्कार दिए और खुद धन्यवाद प्रभु का करने की बजाय अहंकारी बन गए। कहकर भाभी जोर जोर से रोने लगी। अल्पना मेरी बहना, मेरा एक काम करेगी? बोलो भाभी। अल्पना भाभी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो कल मेरी गली की सब सहेलियों को यहाँ बुला कर ला। मुझे उन सब से अपने व्यवहार की माफ़ी मांगनी है। अगले दिन अल्पना सभी को बुला लाई। किरण ने पुष्पा की मदद से अच्छा खाने पीने का बंदोबस्त किया। सभी आई। चेहरे पर सबके उदासी थी। भीतर का प्रेम फिर से उमड़ आया था। गिले शिकवे कभी थे, यह भी जैसे किसी को याद नहीं था। भाभी सबसे प्यार से मिली। जैसे ही क्षमा मांगने के लिए हाथ जोड़े, सभी सखियों ने उन्हें गले लगा लिया और हर रोज़ उनसे मिलने का वादा करके चली गईं। जब 4 माह के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब ज़्यादा समय नहीं है उनके पास, अगले ही दिन वैभव भी 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ गया। माँ तो जैसे बेटे का ही इंतज़ार कर रही थी। उसने जैसे ही माँ का सिर अपनी गोद में रखा, उसी वक्त उसने अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया से विदा हो गई। सब ने भारी मन अश्रु भरी आंखों से किरण को विदाई दी। उठाले के बाद जब दोनों परिवार साथ बैठे थे, तो वैभव हाथ में कागज़ और चाबी लेकर आया और हर्षित के हाथ में देकर बोला, ये ले, यह दुकान आज से तेरी हुई। जम कर अपना व्यापार जमा और पैसा वैसा सब भूल जा। फिर चाचा की तरफ देखकर बोला, मैं पापा को साथ लेकर जा रहा हूँ। घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया है। पापा का जहाँ मन करेगा वहीं रहेंगे। यहाँ आएंगे तो आप लोगों ने उनका ख्याल रखना है। पवन हैरानी से भाई की तरफ देखने लगा। वैभव ठीक कह रहा है पवन, मेरा असली धन तो तुम सब हो। जैसे वैभव है वैसे ही हर्षित भी मेरा बेटा है। मैं ही गलत था, यह वक्त ने मुझे सिखा दिया है। तुम सब लोग खुश रहो, आबाद रहो, बस अब तो यही ईश्वर से प्रार्थना है। भाई ने यह कहकर पवन को गले लगा लिया। हमें कभी पैसे और सेहत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को जाने में वक्त नहीं लगता। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।